गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज 25 सितंबर है। तो जो भी महत्वपूर्ण इवेंट्स रहे हैं लास्ट कल में या जो भी पहले, उनको अब हम फटाफट करंट अफेयर्स की क्लासेस में देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, जो आपको उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, किस अलगाववादी नेता की हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है? तो जैसा कि आप सबको पता है, भारत और कनाडा के बीच में रिलेशंस काफ़ी निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि हाल ही में एक अलगाववादी नेता की कनाडा में हत्या कर दी गई थी। तो आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों, यह आयोजन दिल्ली में किया गया था। और दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन में कब से कब तक? 23-24 सितंबर को इसका आयोजन हुआ है। और इसका जो इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था, वो किसके द्वारा किया गया था? इसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों ये सभी, कि कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के विज्ञान भवन में। कितने तारीख को हुआ था इसका आयोजन? 23-24 सितंबर को। यह फर्स्ट टाइम है दोस्तों जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इसके लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कब हुआ, कहाँ हुआ और इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया। और इसमें जो चीफ गेस्ट के रूप में भारतीय चीफ जस्टिस माननीय DY चंद्रचूड़ साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा भारत के कानून मंत्री कौन है? भारत के श्री DY चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस। और भारत के कानून मंत्री कौन है दोस्तों? भारत के कानून मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल। इनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन हुआ। इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कानूनविद साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग। कुल इसमें 23 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल कितने कंट्रीज थे इसमें? 23 देशों ने इसमें भाग लिया है। तो अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। थीम क्या थी इसकी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो न्याय वितरण प्रणाली में उभरती हुई चुनौतियां। तो इसकी थीम क्या रही? न्याय प्रणाली में उभरती हुई चुनौतियां। याद रखिएगा दोस्तों, जहां जहां मैं स्टार मार्क करूंगा वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय वो न्यायविदों की जो संगोष्ठी हुई है, उसमें उसकी थीम क्या रही? तो उसकी थीम रही न्याय वितरण प्रणाली में उभरती हुई चुनौतियां। इसमें मुख्य अतिथि रहे CJI DY चंद्रचूड़। CJI, अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है दोस्तों, अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो आगे प्रावधान है या उसको क्या कह सकतियां हैं, उनका टोटल वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। तो भारत के प्रथम CJI कौन थे? काफी बार क्वेश्चन आया है। भारत के प्रथम CJI हीरालाल J कानिया थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह ने नए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय उद्यम की घोषणा की है? तो जो दोस्तों I2I जो गठबंधन है दोस्तों, उनके द्वारा इसकी नए कार्यक्रम की उद्यम की घोषणा की गई है। अब आप
आपको पता होना चाहिए कि I2I गठबंधन है क्या। तो इसके लिए हम डिटेल्स देख लेते हैं। I2I के कुल सदस्य दोस्तों 4 देश हैं। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। ये 4 देश इस गठबंधन में शामिल हैं। इसका गठन दोस्तों अक्टूबर 2021 को किया गया था और जो इसकी प्रथम मीटिंग थी वो ऑनलाइन माध्यम से जुलाई 2022 में हुई थी। इसका गठन दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के मध्य होने के पश्चात हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। तो अब्राहम अकॉर्ड है वो बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के मध्य, मतलब अरब देशों और इजराइल के मध्य 21 वर्षों के पश्चात हुआ एक शांति समझौता है, जिसके अकॉर्डिंग इजराइल के अंदर बहरीन और यूएई अपने दूतावास स्थापित करेंगे और वनस्पति और जो भी क्षेत्र हैं उनमें एक दूसरे देशों का सहयोग करेंगे। तो ये था अब्राहम अकॉर्ड और यह कब हुआ था? यह 2020 में हुआ था अब्राहम अकॉर्ड। उसके बाद अक्टूबर 2021 में I2I गठबंधन की घोषणा हुई थी और फर्स्ट सम्मेलन जुलाई 2022 में हुआ था। तो अब हम ये देख लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यह है दोस्तों ब्रुसेल्स। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अफ्रीकन यूनियन में कुल 22 कंट्रीज हैं दोस्तों। तो हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को G20 में भी सम्मिलित किया गया है। भारत के आह्वान पर सभी देशों ने सहमति व्यक्त की थी और अफ्रीका G20 में शामिल होने वाला अफ्रीकी संघ G20 में सम्मिलित होने वाला 21वां संघ बना था। तो अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? अदीस अबाबा इथोपिया में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। याद रखिएगा दोस्तों, I2I गठबंधन काफी महत्वपूर्ण है कि इसके मेंबर्स कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। गठन कब हुआ था इसका। इसी के साथ में अब यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है। अफ्रीकन यूनियन का भी याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में यह इनको G20 में सम्मिलित किया गया है, तो इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन की पहली बैठक में कौन सम्मिलित नहीं हुए। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कुल कितने सदस्य हैं इसमें। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी जो बनी है उसमें, तो कुल उसमें 8 सदस्य हैं और इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इस कमेटी की अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में सभी चुनाव एक साथ करवाए जा सकें, इसके लिए विचार आमंत्रित करना और इसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करना कि क्या है भारत में, कब तक ये पॉसिबल है, ये चीज़ें। तो ऑप्शंस हैं दोस्तों हमारे पास इसमें कि कौन सम्मिलित नहीं है। अमित शाह, ये भारत के गृह मंत्री हैं, ये सम्मिलित हैं इस कमेटी में। गुलाम नबी आज़ाद, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी अब अपनी पार्टी है, ये भी इस कमेटी में सम्मिलित हैं। रामनाथ कोविंद जी तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जो राजनाथ सिंह हैं वो इस कमेटी के मेंबर नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कुछ हम डिटेल्स देख लेते हैं। अध्यक्षता की जाएगी इस कमेटी की श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। जो ये इसकी जो प्रथम बैठक थी उसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगर हम देखें कि चुनाव आयोग, अब हम आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें बता देते हैं। तो भारत का जो चुनाव आयोग है दोस्तों, वो भारत में चुनावों का आयोजन करता है। आपको पता है एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिसका कार्य पार्टियों को सिंबल प्रदान करना, देश में फेयर इलेक्शन करवाना, ये सभी उसके कार्य हैं। तो चुनाव आयोग का जो दिया गया है तो इसको आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और अगर राज्य चुनाव आयोग के बारे में बात करें, आर्टिकल 243 के में इसका वर्णन किया गया है। और जो ये 324 है दोस्तों, ये केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में है। तो जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके बारे में हमें आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक डिटेल बताई गई है। अब हम बात करें कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे शिवकुमार सेन। और अब जो हाल फिलहाल में जो चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, वो है राजीव कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ टाटा प्रोजेक्ट कहाँ पे भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रहा है? तो यह प्लांट दोस्तों गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, गुजरात के साणंद में। माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में 2.75 बिलियन का निवेश कर रही है, $बिलियन का। यह भारत का प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट होगा दोस्तों, लेकिन इसमें सेमीकंडक्टर का निर्माण नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सेमीकंडक्टर की टेस्टिंग और अन्य टेस्टिंग वगैरह अन्य पॉसिबिलिटीज़ देखी जाएंगी, लेकिन यहाँ निर्माण नहीं होगा। तो अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यह गुजरात के साणंद में स्थापित किया जाएगा। यह टाटा और माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के बीच में एक समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलके इसका निर्माण करेंगी। तो टाटा प्रोजेक्ट के फिलहाल जो चेयरमैन है दोस्तों वो कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। इसके बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं। इसी प्रकार जो ऑप्शंस में दिए गए हैं अन्य, उसमें हम अब हरियाणा का देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। और जो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गवर्नर वहाँ के विश्वभूषण हरिचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम की कुल लागत कितनी है? तो जो हाल ही में वाराणसी दौरे पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है, जिसमें 1983 विश्व कप के और जो भारत के जाने माने क्रिकेटर हैं उनमें से भी काफ़ी लोगों ने भाग लिया था, जिनमें सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई के चेयरमैन जो हाल ही में रोजर बिन्नी, सुनील गावस्कर, इनकी प्रेजेंस में उसका आधारशिला रखी गई थी। तो जो इसका कुल लागत है दोस्तों 451 करोड़ है। और जो इसकी थीम है भगवान शिव और काशी की झलक पर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो काशी में इंटरनेशनल स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है उसकी थीम क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, स्टार मार्क है तो इम्पोर्टेंट रहेगा, भगवान शिव और काशी की झलक पर है। ये बीसीसीआई और यूपी सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो इसमें दोनों यूपी सरकार और बीसीसीआई का इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा। बीसीसीआई के फिलहाल अध्यक्ष हैं दोस्तों रोजर बिन्नी, और सचिव की बात की जाए तो वो है जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली नारंगी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो ये है नारंगी वंदे भारत ट्रेन का फोटो दोस्तों। तो अब यह एक स्वदेशी ट्रेन है, यह तिरुवनंतपुरम से कोयम्बटूर के मध्य चलाई जा रही है। प्रथम वंदे भारत ट्रेन, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। प्रथम वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। अब तक 9 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है और कुल 25 ट्रेन का चलाने का प्रस्ताव है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य में 3 महीने के बाद इंटरनेट सेवा बहाल की गई है? तो दोस्तों मणिपुर है, वहाँ पे 3 महीने के बाद इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। इसका कारण क्या है? इंटरनेट 3 महीने से बंद क्यों था? वहाँ पे जो 2 मुख्य समुदाय हैं, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जनजातीय संघर्ष चल रहा था आरक्षण के मुद्दे पर। तो इस वजह से वहाँ पे पिछले 3 महीने से इंटरनेट सेवा बाधित थी। मणिपुर हिंसा का मुख्य कारण क्या है? कुकी और मैतेई जनजाति के मध्य संघर्ष। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, जो पहले एक फुटबॉलर थे दोस्तों। गवर्नर कौन है वहाँ? श्री ला गणेशन है। इसी प्रकार ऑप्शंस में दिए गए अन्य, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और वहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। सॉरी, ये ऑप्शन गलत हो गया था दोस्तों, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप। गवर्नर है वहाँ के S नारायणन। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशियाई गेम्स 2023 में भारत की ओर से कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है? तो हाल ही में 23 तारीख को एशियाई खेलों का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? चीन के होंगहू में। वहाँ पे ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य आयोजित किए जाएंगे। इसमें कुल भारत की तरफ से 624 एथलीट्स भाग ले रहे हैं। और भारत जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें भारत की तरफ से किसने झंडा फहराया था? तो वो था लवलीना बारगो। और जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं, उनके द्वारा भारत को लीड किया गया था उद्घाटन समारोह में। भारत में अब तक एशियाई खेल 2 बार आयोजित हो चुके हैं। कब कब? 1981 और 1951 और 1982 में। तो इसका संचालन एशियाई खेलों का कौन करती है? एशिया ओलंपिक परिषद। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? एवर ऑनवर्ड। तो इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटो जीपी भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 भारत में आयोजित हुई है। कहाँ पे? हाल ही में इसका आयोजन नोएडा में हुआ है। भारत में आयोजित होने वाले कौन सा संस्करण है? तो यह भारत मोटो जीपी का यह भारत में प्रथम संस्करण है दोस्तों। आयोजन कब से कब हुआ था? इसका आयोजन 22 से 24 सितंबर के बीच में हुआ था। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें कुल 11 टीमों ने भाग लिया। कुल 22 राइडर्स इसमें पार्टिसिपेट किया। और मोटो जीपी सर्किट की यह 13वीं रेस थी। इसका समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा विनर्स को ट्रॉफी देकर किया गया। तो यह भारत की पहली रेस थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सैफ अंडर 19 का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो जो सैफ खेल है दोस्तों, उसका अंडर 19 का आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया। इसका आयोजन 21 से 30 सितंबर के मध्य किया गया। इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया। 2022 में भारत ने बांग्लादेश को हराकर इसका खिताब अपने नाम किया था। श्रीलंका में आयोजित क्रिकेट एशिया कप का विजेता कौन रहा था? उसका विजेता दोस्तों भारत रहा था। उसने फाइनल में श्रीलंका को हराया था। तो ये थे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।